हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिमरन जम्वाल और ये वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए है। बच्चा, ये आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो मेरे चैनल पे है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लो, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में हमने हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें हमें लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वही पढ़ना है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो देख लो। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो टॉपिक का नाम है सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या है, जो वॉरेन हेस्टिंग हैं ये गवर्नर जनरल रहे हैं ईस्ट इंडियन कंपनी के फ्रॉम 1773 टू 1785 के बीच में। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हस्ती हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर है, बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान है जिन्होंने एक्सपैंड करने में हेल्प की थी कंपनी के पा को। ठीक है, जैसे हमारे नेशनल मूवमेंट्स हैं हमारे इंडिया के, जो हमने ईस्ट इंडियन कंपनी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े थे, तो नेशनल मूवमेंट्स के पीछे बहुत से लोग हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, हमारे महात्मा गांधी जी। तो वैसे ही ये भी उन हस्तियों में से एक इम्पॉर्टेंट ऐसे इंसान थे जिन्होंने बहुत हेल्प की थी पावर को एक्सपैंड करने की। तो जब ये आए उनके टाइम पे ना ही सिर्फ बंगाल को कॉन्कर किया हुआ था, बल्कि बॉम्बे और मद्रास को भी इन्होंने कॉन्कर कर लिया हुआ था। तो ब्रिटिश टेरिटरी जो थी वो डिवाइडेड थी ऑब्वियसली, एक बड़ी ऐसी, जैसे इन्होंने तीनों को क्या कर लिया था, ये बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, इन तीनों को कर लिया था। तो इन तीनों को एक साथ ही ये रूल नहीं करते थे, बल्कि इनको क्या कर दिया था, इन्होंने डिवाइड कर दिया हुआ था। तो इनकी जो टेरिटरी थी वो डिवाइडेड होती थी एडमिनिस्ट्रेशंस में, जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंसीज। तो प्रेसिडेंसीज मेन 3 प्रेसिडेंसीज होती थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, जो मैंने आपको अभी ऐसे बॉक्स में बता दिया। अब ईच एडमिनिस्ट्रेटिव जो थी, जो हर एक प्रेसिडेंसी थी, ये तीनों प्रेसिडेंसीज हैं, तो इनको कौन करता था रूल, गवर्नर। कौन करता था, गवर्नर। बट गवर्नर के ऊपर भी कौन थे, गवर्नर जनरल। वो बहुत ही सुप्रीम हेड होते थे, जो कि थे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे जिन्होंने एक चेंज लाया था, एक रिफॉर्म लाया था, किसमें, जस्टिस में। तो 1772 में जो इन्होंने एक न्यू सिस्टम लाया था जस्टिस का, वो इन्होंने इस्टेब्लिश किया कि जो हर एक डिस्ट्रिक्ट है वो 2 कोर्ट्स में डिवाइडेड होगी, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट में और सिविल कोर्ट में क्या होगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड होगी 2 कोर्ट्स में, जिसे क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट कहा जाता है। क्रिमिनल कोर्ट को आपको याद रखना है, पेंसिल लेके बैठा करिए बच्चा। जब आप कोई चैप्टर यूट्यूब से पढ़ते हैं ना, आप पेंसिल लेके बैठा करिए, सो दैट यू कैन अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट लाइन्स, इजंट इट। तो अब आप पेंसिल लेके अपने साथ बैठा करिए। तो क्रिमिनल कोर्ट को हम क्या कहते हैं, फौजदारी अदालत। सिविल कोर्ट को हम क्या कहते हैं, दीवानी अदालत। और जो मौलवीज और हिंदू पंडित से ये क्या करते थे, अपने इंडियंस लॉ को इंटरप्रेट करते थे यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स से। अब क्रिमिनल कोड जो था, ये 2 लोग जो थे वर स्टिल अंडर द काजी एंड द मुफ्ती। ये जो 2 लोग थे, काजी और मुफ्ती, इनके अंडर था, मतलब ये इसके हेड थे, काजी और मुफ्ती। पर इनको भी सुपरवाइज करता था कलेक्टर। तो इससे आपको पता लगता है कि कलेक्टर की जो पावर है वो ज़्यादा है। अब मेजर प्रॉब्लम थी यहाँ पे कि जो ब्राह्मण पंडित्स थे ना, वो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस देते थे अपने लोकल लॉज के लिए। आपको पता है कि ब्राह्मण्स ने क्या किया है, बहुत ही ज़्यादा लोकल लॉज बना रखे हैं कि इस मंदिर, अगर ये मंदिर है तो इस मंदिर में कोई भी एससी कास्ट का या फिर कोई भी दलित जो है वो नहीं आ सकता। ऐसे बहुत से लोकल नॉर्म लॉज जो हैं वो इन्होंने बना रखे हुए थे। तो ये कहते थे कि हमारे धर्मशास्त्र में ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था ब्रिटिशर्स के लिए कि समझना कि भाई ये एक बंदा ही इतना कुछ बोल देता है, दूसरा बंदा दूसरी बातें बोलता है। तो बहुत कुछ डिफ़िकल्ट बना दी थी वो सिचुएशन। तो उन्होंने 1775 में इन्होंने क्या किया, 11 पंडितों को इकट्ठा किया और अपने हिंदू लॉज को किसमें, इंग्लिश में कन्वर्ट करवा दिया। और इंग्लिश में किसने किया, एन.बी. हेलहिट ने, ताकि ब्रिटिशर्स के लिए आसानी हो जाए, इनको बार बार पूछना ना पड़े। ब्रिटिशर्स जो हैं वो क्या करें, खुद ही पढ़ लें और उनको समझ में आ जाए, क्योंकि संस्कृत और हिंदी उनको समझ नहीं आती थी। तो 1778 में ऐसा ही सेम मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स लॉज में भी ऐसा ही किया उन्होंने। तो अब एक एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। इसमें इन्होंने एक और, पहले तो 2 थे ना डिस्ट्रिक्ट में, क्रिमिनल कोर्ट एंड सुप्रीम वो सिविल कोर्ट, इन दोनों कोर्ट के ऊपर एक कोर्ट बना दिया, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इन्होंने इस्टेब्लिश करवा दिया, जिसमें क्या होंगी, वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील, जिसको सरदार निजामत अदालत कहते हैं। तो ये कलकत्ता में सबसे पहले क्या हुई थी,
सेटअप हुई थी। अब प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। जो सबसे पावरफुल होता था वो कौन होता था? कलेक्टर होता था। नाम से आपको पता लग रहा है कि इसकी जॉब क्या होती होगी, ऑब्वियसली कलेक्ट करना रेवेन्यू और टैक्सेस को, लॉ ऑर्डर को डिस्ट्रिक्ट में मेंटेन करवाना विद द हेल्प ऑफ द जजेस, दरोगाज एंड द पुलिस ऑफिसर्स। इसका एक ऑफिस होता था कलेक्टोरेट जिसे हम कहते हैं, इसकी काफ़ी ज़्यादा पावर होती थी अथॉरिटी में। थर्ड है द कंपनी आर्मी। अब इनमें क्या था? कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कॉलोनियल रूल ने बेशक न्यू आइडियाज़ एडमिनिस्ट्रेशन के और रिफॉर्म्स लाए थे, बट जो स्ट्रेंथ थी ईस्ट इंडियन कंपनी की वो किस पे थी? मिलिट्री जो है वो ईस्ट इंडियन कंपनी की वाकई कहना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और ईस्ट इंडियन कंपनी डिपेंड भी अपनी मिलिट्री पे ही थी। मुगल आर्मी वॉज मेनली कम्पोज ऑफ कैवेलरी। जो मुगल आर्मी थी उसमें क्या होते थे? कैवेलरी होती थी, विच मीन्स घुड़सवार जिसे हम कहते हैं वो, एंड इन्फेंट्री होते हैं जो लोग पैदल चलते हैं। पैदल जो सोल्जर्स चलते थे उनको हम क्या कहते थे? इन्फेंट्री मुगल के आर्मी में, और जो कैवेलरीज होती थी वो होते थे घुड़सवार। तो दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी में इनको ट्रेनिंग दी जाती थी, और तलवारों को कैसे यूज़ करना है ये सब इन्हें बताया जाता था। अब कैवेलरी डोमिनेटेड द आर्मी। अब जो कैवेलरी घुड़सवार होते थे वो मुगल आर्मी के क्या होते थे? डोमिनेट करते थे मुगल आर्मी को। सबसे बड़ी मुगल आर्मी में कैवेलरी ही होती थी। मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज। अब इसीलिए जो कैवेलरी होती थी वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होती थी, स्ट्रॉन्ग भी होती थी, इसीलिए कभी मुगल स्टेट को लगा ही नहीं कि जो इन्फेंट्री है उनको भी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए। अब जो रूरल एरियाज़ थे उनमें काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ पीजेंट्स, लोकल ज़मींदार थे, वो भी क्या आर्मी में आते थे? किसमें? पैदल सोल्जर्स में। सो जो चेंज अकर हुआ था 18th सेंचुरी में, जैसे कि मैंने आपको बोला, जो मुगल्स के जो मुगल्स जो हैं वो क्या करते थे? अपने पीजेंट्स और लोकल ज़मींदार्स को भी आर्मी में क्या करते थे? कन्वर्ट करवा देते थे। तो अब ब्रिटिशर्स ने भी यही आइडिया जो है वो अडॉप्ट किया था। इन्होंने भी लोगों को क्या कर दिया? सिपाही बनाना शुरू कर दिया। And 18th century, when Mughal successors states like Awadh and बनारस स्टार्ट रिक्रूटिंग पीजेंट्स इनटू आर्मीज, वही मैंने बताया जब उन्होंने, अब मुगल सक्सेसर्स ने अपने पीजेंट्स को आर्मी में कन्वर्ट करवाना शुरू किया और उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, तो ईस्ट इंडियन कंपनी में भी सेम मेथड अपनाया। तो ये कहाँ पे किया था मुगल्स ने? अवध में और बनारस में। अब एज वेलफेयर टेक्नोलॉजी, इंडिया में आपको पता है कि टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मानना ये था हिस्टोरियंस का कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो इंडिया है वो इतना ज़्यादा डेवलप हो पाया है। इंडिया, ब्रिटिशर्स अगर इंडिया में नहीं आते तो इंडिया शायद इतना डेवलप नहीं होता। तो यही वॉरफेयर टेक्नोलॉजी तब नहीं थी, बट ऐसा 1820 में चेंज हुआ। कैवेलरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी आर्म डिक्लाइंड। कैवेलरी जो थी वो डिक्लाइन में आ रही थी, जो कि मुगल के टाइम पे बहुत ही एक मानी हुई आर्मी होती थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो फाइट करते रहते थे ना बुर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट के साथ साथ। तो अब फुट जो सोल्जर्स जो थे वो इम्पॉर्टेंट हो गए थे, क्योंकि वो मस्केट्स और मैचलॉक्स के साथ जो है वो लड़ाई करते थे। विच मीन्स पैदल लोग जो है वो बंदूकें, बारूदें वगैरह लेके क्या करते थे? लड़ाई करते थे। हैवी गन्स उनके पास होती थी और वो लड़ाई करते थे। इसीलिए कंपनी में क्या था? जो इन्फेंट्री जो थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। अब 19th सेंचुरी में ब्राह्मण्स बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। अब ब्राह्मण्स को ना अब ये पसंद नहीं था कि मुस्लिम हैं ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, हिंदू हैं ये नहीं करते, वो नहीं करते। वो चाहते थे कि एक ही रिलीजन हो, किसका? मिलिट्री का, एक ही कल्चर हो। तो सोल्जर्स ने क्या किया? सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्ट टू यूरोप स्टाइल ट्रेनिंग। सोल्जर्स को क्या किया इन्होंने? यूरोपियंस ने एक यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग देना, ड्रिल करना और उनको डिसिप्लिन देना शुरू कर दिया। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम, बट इसने प्रॉब्लम क्रिएट क्यों? क्योंकि यूरोपियंस जो हैं वो नहीं मानते हैं ना कि कास्ट या कोई रिलीजन्स नाम की कोई चीज़ होती है, कि कास्ट में ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना किसी एक रिलीजन में। अब हम हिंदू रिलीजन के हैं तो हम अपनी गाय माता की पूजा करते हैं, बट यूरोपियंस को तो ऐसा नहीं है ना। यूरोपियंस को क्या, सबका वो एक जैसा रिलीजन बनाना चाहते थे मिलिट्री में। बट जो हिंदू लोग थे, ऑब्वियसली हिंदू लोग भी जो है वो उन्होंने आर्मी में अपने में रखे हुए थे, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी इन चीज़ों से। इसीलिए उन्होंने रिवॉल्ट भी किया था, जिसको हम कहते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857।
सो ऑफन दिस क्रिएट प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स जो है वो इग्नोर नहीं की जा सकती थी किनके द्वारा, सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स के द्वारा मेनली। तो अब कंक्लूजन, सो दस द यूरोपियन ईस्ट इंडियन कंपनी वाज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ट्रेनिंग। अब हमने देखा कि कैसे वो ट्रेड करने हमारी इंडिया में आई थी और हमारी टेरिटरी को कंट्रोल कर लिया और अपनी पावर जो है वो हमारे ऊपर थोपी और हमारे ऊपर जो है वो पावर एक्सरसाइज की। सो द अराइवल्स ऑफ द न्यू स्ट्रीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th सेंचुरी एडिड दिस प्रोसेस। ये सब कुछ ज़्यादा जो इन्होंने किया वो किसकी बदौलत हुआ था, टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि इंडिया में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना एडवांस नहीं था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ लोग समझते हैं हिस्टोरियंस की ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही इंडिया जो है वो एडवांस हुआ था, क्योंकि जहाँ 6 और 8 महीने लग जाते थे सी रूट से आने, इंडिया में सी रूट से आने से, वहीं जो स्ट्रीम शिप्स थी उनके आने के बाद बहुत ही कम समय जो था वो लगता था। अब 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रोल। अब 1857 में क्या हुआ था, 60% ऑफ द टेरिटरी इंडिया की और 78% ऑफ द पीपल इंडिया के, इन पे जो ईस्ट इंडियन कंपनी है उसने अपना कब्जा कर लिया हुआ था। इसका मतलब ये नहीं था कि जो बाकी बचे हुए परसेंट हैं उन पे उनका कंट्रोल नहीं था, उन पे उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल था। रूलर वहाँ पे थे बट रूलर्स पे भी किसका कंट्रोल था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, EIC का वहाँ पे तब भी कंट्रोल था। सो विद दिस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये चैप्टर, विद दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। तो अगर आपको ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट है आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइन रीड करूँ पहले एक जैसे, ऑफन दिस क्रिएट प्रॉब्लम्स इन कास्ट कम्युनिटी, फिर आपको एक्सप्लेन करूँ, तो मैं ऐसे भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन अगर आपको मेरा यही तरीका पढ़ाने का अच्छा लगता है तो फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सो बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करिए बच्चा।